रखा हुआ था। हमारे कई प्रतिभागियों ने अभी उसे वापस नहीं किया है। निवेदन है कि आप वह फॉर्म भर करके अभी इसी सत्र के दौरान हमें वापस कर दें। हमारे वॉलेंटियर्स, एनसीसी के वॉलेंटियर्स इकट्ठा कर लेंगे। आप सबसे आग्रह है कि वह डेलीगेट फॉर्म हमें भर करके वापस दे दें। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस कार्यक्रम के बाद जो अगला सत्र है वह कुछ भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। पहला भाग जो हमारे वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रबंध कारिणी सदस्य, वे सभी इस हॉल के ठीक सामने ग्राउंड फ्लोर पर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है, आप सब उसमें पहुंचेंगे, जिसमें विषय है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ एनएसआईएल। यह सभी सत्रों में एक ही परिचर्चा होगी, लेकिन सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो हमारा समूह है उसमें माननीय कुलपतिगण, डायरेक्टर्स और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के प्रबंध कारिणी सदस्य ठीक इस हॉल के सामने जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें पहुंचेंगे। ग्रुप नंबर 2 जो इसी हॉल, नित्यानंद हॉल के ठीक ऊपर कक्ष संख्या 113 है, उसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट कॉलेज के माननीय प्राचार्यगण, मैं रिपीट कर रहा हूं, उत्तराखंड गवर्नमेंट कॉलेज के माननीय प्राचार्यगण कक्ष संख्या 113, जो ठीक इसी सभागार के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर भरत भास्कर जी। तीसरा जो समूह है वह ठीक उसी के सामने यानी प्रथम तल पर 114 कमरा नंबर नित्यानंद ब्लॉक में ही, जिसमें सारे अन्य जो प्राचार्य हैं यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अलावा जितने भी प्राचार्य हैं और जो पॉलिटेक्निक के हमारे प्राचार्य हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्रांत के जो प्रतिनिधि हैं, वे कक्ष संख्या 114 में आएंगे। वहां इसी विषय पर परिचर्चा होगी। हमारा जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है उस पर परिचर्चा होगी, जिसमें प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो चौथा समूह है वह इसी सभागार में चलेगा और उसमें प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। वह समूह जो भी हमारे प्रतिभागीगण हैं जो इनमें से किसी भी समूह में नहीं हैं, वह इसी सभागार में बैठेंगे और हम लोग इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों का संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष रखूं। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी हम सबके बीच हैं जयपुर से। उपाध्यक्ष आदरणीय माननीय प्रकाश चंद जी नोएडा हमारे बीच में हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजूश्री सरदेश पांडे जी नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी नागपुर से उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं और डॉक्टर मुरली मनोहर जी हैदराबाद से उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं। डॉक्टर शशि रंजन अकेला जी उज्जैन से उपाध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान हमारे बीच हैं। यह और माननीय के.एन. रघुनंदन जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं नोएडा हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी महामंत्री हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। डॉक्टर किरण हजारिका जी डिब्रूगढ़ मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं। प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी गाजियाबाद मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। यह एक संक्षिप्त परिचय विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के प्रबंध कारिणी का, पदाधिकारियों का।
सचिव उच्च शिक्षा माननीय डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मंच डॉक्टर शशि रंजन जी अकेला जी को समर्पित करता हूं कि वह अगला इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें। माननीय डॉक्टर शशि रंजन अकेला जी। हेलो 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 जी, नमस्कार। राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व समागम के दूसरे दिन के इस पहले सत्र में इस सभागार में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से, दून विश्वविद्यालय की ओर से, लुकॉस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र का विषय विजन ऑफ विकसित भारत, रोल ऑफ एकेडमिक लीडर्स है। मैं इस सत्र के लिए आज के हमारे माननीय मुख्य वक्तागण और सेशन मॉडरेटर माननीय चमूकृष्ण शास्त्री जी, माननीय प्रोफेसर भारत भास्कर जी और डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के सत्र के हमारे मुख्य वक्ता माननीय चमूकृष्ण शास्त्री जी, हम सभी का अनेक अवसरों पर माननीय चमूकृष्ण शास्त्री जी से परिचय आया है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि वैश्विक पटल पर संस्कृत भाषा के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए और भारतीय भाषाओं को लेकर के जो आपका काम है, उसके नाते न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आपकी ख्याति है। वर्तमान समय में आप भारतीय भाषा प्रमोशन समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की उस समिति के माननीय अध्यक्ष हैं। संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के ट्रस्टी और सचिव के रूप में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष में और वैश्विक पटल पर है। संस्कृत भाषा के संवर्धन संरक्षण के लिए न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे वैश्विक पटल पर ऐसे हजारों शिक्षा क्षेत्र से जुड़े और समाज से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने का काम और इस भारत की ज्ञान परंपरा के साथ, इस भारतीय भाषा के साथ जोड़ने का काम आपने किया। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया लिटरेचर एजुकेशन में योगदान के लिए। माननीय चमूकृष्ण शास्त्री जी का आज इस विषय पर हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं दून विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एचओडी डॉक्टर स्वाति बिष्ट जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय चमूकृष्ण जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर स्वाति बिष्ट जी सादर आमंत्रित हैं। आज के इस सत्र के हमारे दूसरे माननीय वक्ता माननीय प्रोफेसर भारत भास्कर जी मंचासीन हैं। न केवल भारतवर्ष में बल्कि वैश्विक स्तर पर उद्योग, अनुसंधान और शिक्षण और साथ में भारत और वैश्विक परामर्श के संदर्भ में आपकी एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में पहचान है। आईआईएम अहमदाबाद में आप वर्तमान समय में ऑनरेबल डायरेक्टर हैं। पूर्व में आईआईएम रायपुर में आप डायरेक्टर रहे। मूलतः आईटी विषय के माननीय प्राध्यापक हैं। आईआईएम लखनऊ के साथ आपका विगत अनेक दशकों का संबंध है और वैश्विक जगत में काम करते करते नासा के साथ जुड़ करके भी आपने कुछ समय तक काम किया। आज इस अवसर पर माननीय प्रोफेसर भारत भास्कर जी का हमको मार्गदर्शन होगा। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रोफेसर भारत भास्कर जी का स्वागत करें। डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी मैनेजमेंट विभाग के ऑनरेबल एचओडी हैं दून विश्वविद्यालय के।
इस सत्र के मॉडरेटर यंग डायनामिक एकेडमिक लीडर डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जी मंच पर विराजमान हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आप माननीय सीईओ हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न केवल भारतवर्ष में बल्कि वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाई है। 40,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षकों के साथ स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग इकोसिस्टम जो आपने विकसित किया, उसके कारण न केवल भारतवर्ष में बल्कि ग्लोबल रैंकिंग में THQ और QS वर्ल्ड रैंकिंग में आपको स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर भारत की एक शिक्षा संस्थान का ये एक्सपोजर हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। मैं दून विश्वविद्यालय के चाइनीज विभाग के HOD ऑनरेबल डॉक्टर शेंके जी को आमंत्रित करता हूं कि वे डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जी का स्वागत करें। सर प्लीज। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान विगत अनेक वर्षों की यात्रा में अनेक प्रकाशन करता रहा है, जिसका समय समय पर हम सबके बीच में विमोचन हुआ है। पुस्तकें हमको प्राप्त भी हुई हैं। आज ऐसा ही एक सुखद अवसर है जब बांग्ला भाषा एट द क्रॉस रोड, इस पुस्तक का जो प्रकाशन अभी हुआ है विगत दिनों, उसका विमोचन इस अवसर पर होना है। विगत दिनों कोलकाता में भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का एक संयुक्त आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में कोलकाता में संपन्न हुआ। बांग्ला एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर एस्पिरेशन उसका विषय था। देश भर के 1000 प्रतिभागियों ने उस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अपनी सहभागिता दी थी। 200 पेपर प्राप्त हुए थे, जिसमें से 20 चयनित पेपर्स का पब्लिकेशन इस बांग्ला भाषा एट द क्रॉस रोड पुस्तक में किया गया है। मैं इस पुस्तक के संपादक प्रोफेसर राजेश साहा, जो NCERT में प्रोफेसर हैं, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के पश्चिम बंगाल स्टेट के कन्वीनर हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें। कल से जब से राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व समागम प्रारंभ हुआ, अनेक सत्रों में विकसित भारत की संकल्पना की और इस विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए भारत के शैक्षिक संस्थानों का, एकेडमिक लीडर्स का क्या रोल हो सकता है, उसकी चर्चा भी हुई है। निश्चित रूप से समृद्धि का मार्ग शिक्षा से जाता है और इस विकसित भारत की संकल्पना में एकेडमिक लीडर्स का क्या रोल हो सकता है, आज इस सत्र में उसकी चर्चा होगी। मैं इस सत्र को डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जी को सौंपता हूं आगामी कार्रवाई के लिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय प्रख्यात शिक्षाविदों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे आपके सामने विकसित भारत 2047 जैसे विषय पर चर्चा करने का सम्मान प्रदान किया है, जिसमें हमारे देश के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए अपने विचार को रख सकूँगा और आप सभी के आशीर्वाद से विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करने में आप सभी का सहयोग कर सकूँगा।
विकसित भारत 2047 मात्र 3 शब्द ही नहीं है। यह भारतवर्ष को चाइना और अमेरिका से आगे ही नहीं, बल्कि पुनः सोने की चिड़िया बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें भारतवर्ष का प्रत्येक भारतवासी अपना योगदान देकर भारत के गौरव को भविष्य में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करेगा। जैसे जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व केवल एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनाना ही नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील, ज्ञान संचालित और नवाचार आधारित समाज को आकार देने में की भी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा माध्यम से विश्वविद्यालय के अग्रणी लोगों के कंधे पर है। एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे विश्वविद्यालयों को पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, स्पेस इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट के केंद्र बनाने चाहिए। विकसित भारत का रोड मैप एक मजबूत, दूरदृष्टि उच्च शिक्षा प्रणाली के बिना अधूरा है। एक शोध संचालित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देकर हम भारत के युवाओं को नवाचार, शासन और सामाजिक प्रगति की दुनिया में का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों की आर्थिक अस्थिरता, लगाए गए प्रतिबंधों और बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत लगातार विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना शिक्षा में इसके रणनीतिक निवेश का प्रमाण है, जिसका आर्थिक विकास को काफ़ी बढ़ावा दिया जा सकता है। As we envision a Viksit Bharat 2047, a fully developed and self-reliant India, we must recognize that higher education leaders are the architects of this grand vision. India, with its demographic dividend, rich cultural heritage, and rapidly expanding knowledge economy, has the potential to become a global leader. However, realizing this vision requires bold reforms, innovation, and a deep commitment to excellence in education. Today, I want to outline a few points for higher education leaders to drive India towards a Viksit Bharat 2047, a nation that is not just economically powerful, but also becoming a knowledge superpower. But we must ask ourselves a few questions. How can universities foster an active learning ecosystem within our classrooms? We need to reevaluate our education system with a sharper focus on classroom practices. We must end the culture of rote learning, which is increasing boredom, killing creativity, and causing a burnout amongst our youth. We must shift from teaching-centered to a student-centered ecosystem. Higher education must prioritize using active learning to adapt to today's generation of learners who have a reduced attention span due to increased use of technology and social media. Active learning is not only known to increase the better learning absorptions, but also makes our today's generation foundationally strong. We at Galgotias have now become 100% active learning university by launching the Galgotias student-centered active learning ecosystem, where 2,000 faculty and 42,000 students are practicing active learning, which is mentored and guided by none other than the Nanyang Technological University in Singapore. How can we strengthen industry-academia collaborations and digital transformations? We must work closely with industries to align curriculum and real-world needs. We need more internships, apprenticeships, and skill-based training programs that must be integrated into degree programs. Galgotias has brought Apple, Samsung, Wipro, HP centers on campus, to name a few, so that students can do real-world training and solve real-world problems. Artificial intelligence is going to add $900 billion to the Indian economy by 2035. And the right industry partnerships will enable India to get the next OpenAI or DeepSeek technology in our country, homegrown. How can we promote skill-based and entrepreneurial learning? Higher education should go beyond degrees and focus on practical skills that enhance employability. Entrepreneurship and startup incubation centers must be set up across universities
to encourage job creators, not just job seekers. The Indian startup ecosystem is growing rapidly across universities, and both students and universities can benefit from this accelerating ecosystem. How can we strengthen global collaborations and internationalization of education? Indian universities must establish partnerships with global institutions for joint research and faculty exchange. India must become a global education hub, and it can become one by attracting students from across the world. Already, top faculty is coming to India, and the reverse brain drain has already begun. How can we ensure inclusivity and accessibility of education? Higher education must be affordable, and Galgotias has ensured that from the last 9 years, not a single rupee has been increased in fee, which is among the lowest in private universities in India. Our mission to be inclusive, accessible education to society has been gaining stride and becoming a reality. We must ensure and implement our new national education policy. Universities must move beyond the rigid subject silos and promote interdisciplinary, multidisciplinary, and cross-disciplinary learning, integrating science, humanities, and arts. The new NEP's vision of flexible learning paths should be fully implemented in universities. Lastly, how can we revitalize our Indian knowledge system and cultural heritage? Sanskrit, Ayurveda, Yoga, Vedic sciences must be integrated with modern education. We must use the language of today, which means usage of YouTube, podcasts to spread awareness of our rich history and Indian culture. This will preserve India's cultural identity while making it relevant for the future generations. Let me discuss further and learn from the views of our expert panel. And I invite Shri Chamu Shastri ji कि वो आए और हमें मार्गदर्शन दें और आमंत्रित करें. यहाँ तो सभा में अतिरथ महारथ दिग्गज सब शिक्षा क्षेत्र के सभी दिग्गज बैठे हैं आपके सामने. तो मैं एक सामान्य छात्र हूँ, फिर भी थोड़ा विषय रखने का साहस करता हूँ. तो विषय आप सब जानते ही हैं. कैसे करना? पीछे नहीं आ रहा है ना? अच्छा, ओके, फाइन, नॉट इट. भारत शब्द का अर्थ अब बहुत लोग जानते होंगे. इंडिया शब्द का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है. भारत शब्द का अर्थ यह है कि संस्कृत में इसका व्याख्यान ऐसा करते हैं, भायाम रतम भारतम. भा यानी लाइट, दैट इज नॉलेज. रत मीन्स इमर्स्ड. A person or a society which is immersed in knowledge is called Bharatam. So Bharat has such a great meaning, and it has got that tradition also. एंशिएंट टाइम्स में भारत कैसा था? आप मनुस्मृति का एक श्लोक जानते हैं, उसमें उत्तरार्ध केवल मैं अभी पढ़ रहा हूं. वो पूर्वार्ध ऐसा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवाः. पृथ्वी के सभी मानव भारत आके यहां आके अपना चरित्र निर्माण करते थे. चरित्रम शब्द का मैं यहां अंकित किया हूं. शिक्षित करते थे, ग्रेजुएट बनते थे, ऐसा नहीं. अपना चरित्र निर्माण, ये आग्रह, व्यक्तित्व निर्माण, यानी इसमें समग्रता से ज्ञान भी अंतर्निहित है, केवल ज्ञान नहीं, संपूर्ण समग्र विकास का विषय है. इस विषय के अगर हम सोचते हैं, या आज के इसमें देखिए विजन, इसमें 3 बातें हैं. विकसित भारत, ये हमें क्या करना बताती है. सॉरी, विजन
कैसे करना ये बताते हैं, और रोल ऑफ एकेडमिक लीडर्स कौन करेंगे। तो क्या कैसे कौन, ये तीनों इस विषय में अंतर्निहित है। बहुत अच्छा विषय लिए हैं। अभिनंदन विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का। विकसित में स्पेलिंग देखिए, हिंदी में सरकारी इसमें विकसित लिखते हैं, VIKSIT, मैं विकसित लिखा हूं। वो विकसित कुत्सित जैसे वो ठीक नहीं है, वो अंग्रेजी ट्रांसलिटरेशन की प्रॉब्लम है। विकसित भारत, हमारी संकल्पना क्या है? भारतीयता के आधार पर भारत का विकास और उसके लिए व्यवस्थाएं। हमारी विकास की, हम किस प्रकार का विकास चाहते हैं, किस प्रकार का विकसित भारत। तो भारतीयता के आधार पर अगर बोलते हैं, 4 आधार अब आज के चर्चा के लिए मैं ले रहा हूं। भारतीय संस्कृति, देखिए संस्कृति का जब बात करते हैं ना, लोगों के अभी 200 साल की शिक्षा से बहुत भ्रम है। तमिल कल्चर अलग है, काशी कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट कल्चर अलग है, गुजरात कल्चर अलग है। ये गलत है। पूरे देश की संस्कृति एक है। मैं बाद में आता हूं। विकास की जब संकल्पना करते हैं, संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। यहां उदाहरण के लिए कई अर्थशास्त्री यहां बैठे हैं, आप जानते हैं संस्कृति का प्रभाव अर्थशास्त्र में, आर्थिक अर्थव्यवस्था में कितने हैं। मैं इसकी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक आधार, संस्कृति का आधार के बिना आज पश्चिम से जो भी मॉडल्स आते हैं, वो मॉडल्स हम यहाँ के संस्कृति को नजरअंदाज करके हम अडॉप्ट करते हैं। इससे क्या क्या नुकसान होती है या हम सब जानते हैं। तो इसलिए एक आधार ये होना चाहिए। दूसरा आधार भारतीय दर्शन, दर्शन यानी जीवन दर्शन, केवल शास्त्र नहीं, सभी प्रकार के आते हैं, एवं हमारी विश्व दृष्टि। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम में नॉलेज रिट्रीवल, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज डिसेमिनेशन, 3 बात है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का मैं अभी विस्तार से नहीं कहता हूं, आप जानते हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वर्टिकल इन एजुकेशन। आज थोड़ा अभी 2-3 साल से गलत दिशा में जा रहे थे, अभी कोर्स करेक्शन हमें करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, बट हर एक विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा को इंटीग्रेट करना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पुस्तक लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक में शुरू में फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो देना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का फिलॉसफी ऑफ दैट सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक, शुरू से अंत तक जितने भी यूनिट्स पार्ट होंगे, हर यूनिट के रिलेटेड इंडियन हिस्ट्री अगर मिलता है वो वहां देना। तो इस प्रकार हर एक विषय के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को इंटीग्रेट करना चाहिए। ये अलग से एक कोर्स के नाते, क्रेडिट कोर्स, माइनर कोर्स, मेजर कोर्स, ऐसा IKS नहीं पढ़ाना, वो गलत है। आइसोलेशन करेंगे, देन वो इट विल बी एन स्मॉल आइलैंड, ए फ्यू पीपल विल स्टडी। सो ये एक विषय है। भारत व्यवस्था, नई व्यवस्थाएं हम अब सोचते हैं भारत का विकास के लिए। ज्ञान परंपरा के आधार पर हमें, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अब हम सस्टेनेबिलिटी का चर्चा करते हैं। सस्टेनेबिलिटी की चर्चा में सस्टेनेबल प्रोडक्शन के बारे में
ज्यादा चर्चा होती है। सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इत्यादि इत्यादि। सस्टेनेबल कंजम्पशन, भारतीयों की दृष्टि ज्यादा सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में था, उसकी चर्चा आज नहीं हो रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे कई चीजें हैं। हमारी नई व्यवस्थाएं जब हम सोचेंगे, ये हमारा दर्शन, हमारी विश्व दृष्टि, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पात्र रोल निभाएंगे। और चौथा है भारतीय भाषा। भारतीय भाषा यानी इट इज नॉट अबाउट टीचिंग अ लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, टू लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज, नहीं, दैट इज ए स्मॉल इश्यू। टीचिंग दिस लैंग्वेज और दैट लैंग्वेज इज ए स्मॉल इश्यू। माध्यम भाषा कौन सा है? माध्यम भाषा, शिक्षा की माध्यम भाषा, वैसे केवल शिक्षा की माध्यम भाषा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की माध्यम भाषा, मनोरंजन की माध्यम भाषा, तकनीकी की माध्यम भाषा, न्यायालयों के माध्यम भाषा, कॉमर्स की माध्यम भाषा, इंडस्ट्री की माध्यम भाषा, ऐसे राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में माध्यम भाषा का डोमेन यूज, इसका विस्तार करना, ये एक विषय है भारतीय भाषा यानी। दूसरा विषय है भारतीय भाषा केंद्रित पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। अब जैसे भारतीय भाषा का बात करते हैं तो सभी बोलते हैं नहीं, सब जगह अंग्रेजी इकोसिस्टम है, कोर्ट में इकोसिस्टम अंग्रेजी इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री जी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार बोलते हैं कि लोअर कोर्ट्स में कम से कम स्थानीय भाषा में आर्ग्यूमेंट्स हो, न्याय दान हो, लेकिन वहां ये करने के लिए जजमेंट सब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सब वहां की भाषा में उपलब्ध होना है, 22 भाषाओं में उपलब्ध होना है। सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के जजमेंट 5 करोड़ है, सभी हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स मिलाएंगे तो 15 करोड़ है, तो 20 करोड़ जजमेंट्स को 22 भाषाओं में अनुवाद करना है। और रोज लाखों ऑर्डर्स कोर्ट में दिए जाते हैं, हजारों जजमेंट्स दिए जाते हैं। अपील करने के लिए रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर चाहिए, तुरंत सभी का अनुवाद होना चाहिए। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एंटायर एडवोकेट्स, मशीनरी, कोर्ट्स सिस्टम के सभी का इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ट्रांसलेशन टूल्स चाहिए। तो इस प्रकार के कोर्ट तो एक क्षेत्र हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 93 डिपार्टमेंट्स है, 65 मिनिस्ट्रीज है, माने उतने डिपार्टमेंट्स में, उतने मिनिस्ट्रीज में भारतीय भाषा इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो और इसके साथ साथ भारतीय भाषा को आकांक्षा की भाषा, एस्पिरेशनल लैंग्वेज। आज क्यों अंग्रेजी माध्यम इतना बढ़ रही है? क्योंकि एस्पिरेशनल है और छात्रों के सामने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, आईएनआईस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, सीबीएसई, ये ऑल इंडिया नेचर के जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, वहां सब अंग्रेजी माध्यम है। एंड दे आर द एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनल डेस्टिनेशन। इसलिए बच्चा घर में, बच्चा पैदा होते ही माँ बाप चिंते मेरा बेटा आईआईटी जाना है, तो इसलिए अभी से मैं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करते हूं। तो इसके बारे में गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। अगर यही, अब क्या परिस्थिति है आपको मालूम होगा, फिर भी बताता हूं। अभी पूरे देश में स्कूल एजुकेशन में, प्राइवेट स्कूल्स में 65% स्टूडेंट्स अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। प्राइवेट, पब्लिक, एडेड, गवर्नमेंट स्कूल्स लेते हैं, 35% स्टूडेंट्स अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। प्रतिवर्ष 7% of the students are migrating from mother tongue medium to English medium। 10-20 साल के अंदर परिस्थिति क्या होगी आप सोचिए। हर साल 7% of the students are migrating from mother tongue medium to English medium। क्या होगा? मेरा घर का बात बताता हूं। हम भाई बहने 9 हैं, 2 परिवार छोड़ के 7 परिवारों में हमारे नेक्स्ट जनरेशन मातृभाषा में बोल सकते हैं, पढ़ना लिखना आता नहीं।
क्यों? अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं। वो बहुत बड़ा सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं भारतीय भाषाओं को एस्पिरेशनल लैंग्वेज बनाना, उसके लिए क्या करना, बहुत से विषय हैं, मैं आगे जाता हूं, आधा समय हो चुका है मेरा। एक भारत श्रेष्ठ भारत नारा शिक्षा NEP 2020 का घोषणा वाक्य हम सब जानते हैं। थोड़ा इसको भी हम देखते हैं क्या है। श्रेष्ठ भारत की संकल्पना क्या है जो हमें करना है विकसित भारत की, श्रेष्ठ भारत की? एक तो साक्षर भारत। साक्षर भारत यानी लिटरेसी केवल नहीं, लिटरेट एंड एजुकेटेड। एक गांव की, मेरे गांव की महिलाएं लिटरेट नहीं है लेकिन हाईली एजुकेटेड है। वो आध्यात्मिकता को भी जानते हैं, कौन ये करता है, कैसे जीवन जीना, सहयोग गांव में ये कैसे करना, सब प्रकार के मैच्योरिटी ये है। सो एजुकेटेड अलग है, लिटरेट अलग है। तो ये दोनों साक्षर भारत में आप भी देखिए, दोपहर को आज ऑब्जर्व करिए, भोजन के लिए लाइन है, सभी लाइन में खड़े हैं। कुछ लोग आगे जाके दे आर ऑल लिटरेट और एजुकेटेड। ये मानव प्रकृति है, हर समय हर कालखंड में सब जगह ये होते रहते हैं। थोड़ा हमें अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड करना पड़ता है। तो साक्षर भारत, इसका मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता हूं। और समर्थ भारत, स्वावलंबी भारत, सुरक्षित भारत और संगठित भारत। स्व का बहुत बड़ा विषय है। मैं इसमें भी ज्यादा आप अभी समृद्ध भारत, भव्य भारत, दिव्य भारत। ये जो भव्य भारत है ना, ये भौतिक समृद्धि का विषय है। और दिव्य शब्द है ना, ये आध्यात्मिक और आदि दैविक प्रकार की समृद्धि का विषय है। इसमें और भी एक एक विषय पे एक एक सत्र चर्चा कर सकते हैं, ऐसे लंबा विषय है। सुखी भारत, मन शांति, कुटुंब शांति, समाज शांति, ओम शांति 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 बोलते हैं ना, वो 3 प्रकार के शांतियां हैं। तो इसके लिए भी ये श्रेष्ठ भारत की 2047 का हमारा लक्ष्य है। ऐसे कुछ चीजें मैं केवल दिया हूं, और भी बहुत चीजें हो सकते हैं। वैसे ये विकसित भारत की, श्रेष्ठ भारत की संकल्पना अर्थशास्त्री एक प्रकार से देंगे, वैज्ञानिक दूसरे प्रकार से इसका आर्टिकुलेट करेंगे, एक एक अपने अपने दृष्टि से ये उसका आर्टिकुलेशन करेंगे। सही है, सभी सही है। एक भारत का अर्थ क्या है? भाषाएं अनेक, भाव एक। अब भाषाओं को, समाज को तोड़ने के लिए पिछले 200 साल इसका भाषा का प्रयोग किया, समाज को तोड़ने के लिए। आज भी ये चल रहा है। लिंग्विस्टिक प्राइड, दे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की केवल बात करते हैं, केवल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आवर फोकस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Diversity is the beauty, unity is the strength. Beauty of the diversity cannot be sustained without the strength of the unity. और भाषा के बीच, भाषा बोलने वालों के लोगों के बीच जो एफिनिटी है, आत्मीयता है, इस आत्मीयता से एकता बनती है। विविधता के बीच में जो आत्मीयता है, उस आत्मीयता से एकता बनती है। और
उस आत्मीयता को, एकता को निर्माण करती है भाषा। भाषा ये अनेक, भाव एक। राग अनेक है, भक्ति एक है। रूप अनेक है, सत्य एक है। नाम अनेक है, ईश्वर, भगवान, किसी नाम से कहिए, ईश्वर एक है। तंत्र अनेक है, यानी व्यवस्थाएं, सिस्टम्स अनेक है, लेकिन सभी का उद्देश्य, प्रयोजन, हेतु एक है। मार्ग अनेक है, गंतव्य एक है। विकसित भारत, विकसित समाज, सुखी, समृद्ध, शांतिपूर्ण समाज, वो गंतव्य है हमारा। अभिव्यक्तियां अनेक है, संस्कृति एक है। प्रांत अनेक है, भारत एक है। यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये भारत 2047 की संकल्पना हम सभी हितधारक या उत्तरदायी स्टेक होल्डर्स इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, स्वप्न देखना चाहिए। मेरा निवेदन है, इससे आगे मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो थोड़ा हमें क्या कर सकते हैं, मेरा सुझाव है। हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक ऑटोनोमस बॉडी में, हर एक डिपार्टमेंट में, सभी के बीच में चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। पहले हमारे विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे विषयों पे ये 2047 की हमारी संकल्पना क्या, इसके बारे में चर्चा हो। बाद में इस प्रकार के इस विषय पे हम लेखन लिखना शुरू करें, नैरेटिव निर्माण करें। देश में एजेंडा, हमारा एजेंडा, अब बाकियों ने आक्रामक विचार रखते हैं, हम डिफेंसिव मोड में जाते हैं। उसको छोड़ना, हमें हमारा एजेंडा चलाना है, यह हमारा एजेंडा है। विजन का 2047 जो है ना, इसमें मैं दो भाग में देखना चाहता हूं। मैंने, मेरा सजेशन, आप सोचिए, 2025 टू 2035, ये 35 क्यों लिया, किसी ने कह सकते हैं? ये मैकाले, ये जो शिक्षा पद्धति ना भारत को कॉलोनाइज करने के लिए 1835 में शुरू हुई। अब 2035 200 साल होंगे। 200 साल होने से पहले ये मैकाले शिक्षा पद्धति स्मशान में जाना चाहिए। उसके लिए अगले 10 साल की हमारी कार्य योजना होनी चाहिए। अगले 10 साल के अंदर डीकोलोनाइजेशन एंड भारतीयकरण, ये होना चाहिए। अगर होना है तो उसके लिए बहुत प्रकार के खोज करना होगा, शब्दों का अर्थ ठीक करना होगा। बहुत से शब्दों का अर्थ आज बदला है। धर्म, रिलीजियन एक सामान्य विषय है, ऐसे कई शब्द हैं। आप ये राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पिछले साल जब हुआ, सभी भारतीय भाषाओं में जो लेखन चर्चा हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग होता था। अंग्रेजी में कॉन्सिक्रेशन शब्द प्रयोग होता था। कॉन्सिक्रेशन इज ए क्रिश्चियन रिलीजियस एक्टिविटी। चर्च में वो क्रॉस आदि के ऊपर थोड़ा शुद्ध करने के लिए पानी ये करते हैं ना, प्रोक्षण करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्रेशन। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कॉन्सेप्ट वहां नहीं है।
तो हम हमारा प्राण प्रतिष्ठा इतना अद्भुत संकल्पना को हम कॉन्सिक्रेशन बोल के इस लेवल पे लागे। अब वर्नैक्युलर इंडियन लैंग्वेजेस के लिए हमें भी बहुत लोग वर्नैक्युलर शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्नैक्युलर शब्द का अर्थ क्या है? नॉन बिब्लिकल लैंग्वेजेस। बाइबल की भाषा श्रेष्ठ भाषा है, पवित्र भाषा। नॉन बाइबल लैंग्वेजेस आर नीच भाषाएं हैं। दे आर वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस इज इक्वल टू नीच भाषा, पिशाची भाषा। अब हम आत्मा के लिए सोल बोलते हैं। सोल इज डिफरेंट, आत्मा इज डिफरेंट। सोल ये मरने के बाद वो सोल वहां जाके अटका रहता है। वो प्रवादी आके सभी को ले जाने तक वो वहां अटका रहता है। हमारे शास्त्रों में जो ऐसे अटका रहा तो उसको प्रेत बोलते हैं, आत्मा नहीं है। सोल इज प्रेत। हम कोई डेथ हो गया, लेट द सोल रेस्ट इन पीस, वो मैंने वहां सोल जाके हम हमारे आदमी को, हमारे प्रिय बंधु को तुम प्रेत के रूप में वहां रहो, ऐसा मैसेज भेजते हैं। ऐसे कई हर कदम कदम पर इस प्रकार की चीजें मिलते हैं। अब बच्चे को आप पूछिए पाप के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? पाप के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? सिन। पुण्य के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है नहीं। पुण्य के लिए अंग्रेजी में शब्द ही नहीं, क्योंकि यूरोप में इंग्लिश लिटरेचर में पुण्य कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर आप कैसे अंग्रेजी में पुण्य को कैसे आप अभिव्यक्त करेंगे? तो अगर डीकोलोनाइजेशन करना है, भारतीयकरण करना है, सारे जितने हजारों शब्द, लाखों शब्द अंग्रेजी में आज उसका अर्थ डिस्टॉर्शन हुआ है, डिस्टॉर्शन ऑफ द मीनिंग, उसको ठीक करना है। मैं और ज्यादा मेरा समय हो रहा है, क्षमा करना। तो इसलिए विजन 25 to 35 के लिए हमें विजन एंड रोड मैप 10-year पर्सपेक्टिव प्लान इस साल या और एक 2 साल क्या हम हर एक विश्वविद्यालय में इस विषय पर संगोष्ठियां, वर्कशॉप, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर लेट एवरी यूनिवर्सिटी कम विद द रोड मैप फॉर डीकोलोनाइजेशन, फॉर भारतीयकरण। 10-year पर्सपेक्टिव प्लान आना चाहिए। वो अगर हम करेंगे ना, आज के कल और आज हम यहां जो ये कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे हम जो कुछ भी सोचते हैं वो एक्शन में परिवर्तित होना चाहिए। केवल भाषण करने से क्या फायदा है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ी योजना करना चाहिए। कुंभकर्ण को जगाने के लिए आप 4 वाद्य लेके ऐसे 4 घंटा लेके ऐसे शब्द करेंगे तो जगेगा नहीं। हजारों बेरी, नगारी, चंडे, वो बहुत बड़ा आवाज करना होगा और उसके ऊपर चलना होगा। उसी प्रकार बड़ी बड़ी योजना करना चाहिए, नहीं तो ये समाज जगेगा नहीं। मैं उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अभी हमने भारतीय भाषा पुस्तक योजना एक बनाए हैं, बाद में आपको विस्तार से बताएंगे, आज वो समय नहीं है। अगले 3 साल में हर साल 1,10,000 पुस्तकें भारतीय भाषाओं में, टेक्स्ट बुक्स। 3 साल में 3,30,000 पुस्तक। उसके लिए एक पुस्तक लिखने के लिए, टेक्स्ट बुक लिखने के लिए 1.5 लाख का बजट भी है। नैक इंस्टीट्यूशन, अगर यूनिवर्सिटी इतने पुस्तकें ये किया, उसके लिए नैक एक्रेडिटेशन मैच्योरिटी लेवल पे ये भी मिलेगा। प्रोफेसर के कैश में भी उसको कंसीडर किया जाएगा। और हर यूनिवर्सिटी इट द रेस्पॉन्स। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टुक ए पॉलिसी डिसीजन लास्ट ईयर इन जनवरी that study material of every course being offered at school level, at every level of school education and higher education should be made available
in 22 Indian languages in digital form. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। इसका क्रियान्वयन अभी अप्रैल से शुरू होगा। कौन करेंगे? अप्रैल मई से हर एक यूनिवर्सिटी एंड हर एक ऑटोनोमस बॉडी इसका क्रियान्वयन करेंगे। उसके लिए विस्तार से योजना आपके पास आएगा। हर विश्वविद्यालय में जो कोर्सेस आप ऑफर करते हैं उसका शिक्षा की माध्यम भाषा कोई भी हो, परीक्षा की माध्यम भाषा कोई भी हो, स्टूडेंट्स शुड गेट दैट स्टडी मटेरियल इन देयर लैंग्वेज, दैट इज ऑल। लेकिन ये करने में देखिए 1,10,000 पुस्तक अगर अगले 1 साल में करना है तो 2-3-4 लाख प्राध्यापक इसमें लगना होगा। देश में भाषा कौन सी होगी, शब्द कैसे होगा, पूरे देश में कितना बड़ा एक परिचर्चा होगी, चर्निंग होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये तो टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एक काम है और इसमें आईकेएस इंटीग्रेशन होना चाहिए। नए तरीके से हम टेक्स्ट बुक लिखेंगे, अपने भारतीयता के आधार पर ये लिखना चाहिए। तो ये एक योजना हो गई। इस प्रकार के कई योजनाएं आगे की 10 साल में हमें करना होगा। कुंभकर्ण समाज को, शिक्षा क्षेत्र को जगाने के लिए पर्सपेक्टिव बदलना है। मैं अभी ये जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जब चिंतन शुरू हुआ, कई लोगों के, हमारे प्रमुख अधिकारियों के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास जब कभी कहीं भी जाता हूं ना, बोलते थे अरे कौन लिखेगा, टेक्स्ट बुक कौन लिखता है, प्राध्यापक सभी नहीं लिखते हैं। एक परसेप्शन दूसरा प्रकार का है, इसको परिवर्तित करना है, हमें चेंज करना है। क्यों नहीं भाई, हम लिखेंगे। अब एक्शन पॉइंट के लिए मैं और एक बताता हूं। ये विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का मोटो देखिए, सा विद्या या विमुक्ति। विमुक्ति यानी क्या? केवल मोक्ष ऐसा नहीं है। विमुक्ति यानी शैकलिंग ऑफ द अनशैकलिंग, दुख से मुक्ति, व्यसन से मुक्ति, सब प्रकार के, यह जीवन में पर जीवन में भी। लेकिन आज ये नियुक्ति से अपॉइंटमेंट, आज ये स्थिति है। सा विद्या या नियुक्ति मीन्स एम्प्लॉयमेंट। इससे हमें सा विद्या या विमुक्तये, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नियुक्तये टू विमुक्तये, ये केवल विद्या भारती का नहीं, यूजीसी का मोटो भी ज्ञानम विज्ञानंच विमुक्तये। अब ये डून यूनिवर्सिटी का ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानन। अब आप अपने विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों से पूछिए या छात्रों से पूछिए, यूजीसी का मोटो का थोड़ा अर्थ विवरण करिए। ज्ञानम विज्ञानंच विमुक्तये का मतलब क्या है? कितने लोग बोल सकते हैं? तो मोटो ऑफ लोकसभा धर्मचक्र प्रवर्तनाय। अब धर्मचक्र प्रवर्तनाय इसका अर्थ क्या है? क्या ये सब आलंकारिक है? मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यतो धर्मः ततो जयः। अब एनसीईआरटी का मोटो है विद्या अमृतम अश्नुते। ये संधि विच्छेद करके मैं लिखा हूं, लेकिन एनसीईआरटी एम्बलम में लिखा है विद्यामृतम अश्नुते, संधि करके लिखा है। कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता, सभी पढ़ते हैं विद्या मृतम अश्नुते। मृतम यानी डेड। ये आज हमारी एनसीईआरटी के कई प्राध्यापकों से भी पूछा, वो भी मृतम अश्नुते बोलते थे। एक गलत, मैंने ये यहां से हमें परिवर्तन करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस प्रकार के मेरे पास 1,500 मोटोस संग्रहित है। मैं सोच रहा था इसका अर्थ सब विवरण करके आप सभी को भेजता हूं। नहीं भेजने वाला हूं, अभी चेंज किया हूं मैंने। अब यह है कि
आप अपने, मैं तो मेरे ऑफिस में 4 रिसर्च फेलोज को 15 दिन लगाया, नेट में देख के इतना संग्रह किया। आप भी करा सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स और इनको प्राध्यापकों लगा के 1000 मोटो संग्रह कराइए, उसके बारे में चर्चा कराइए, उसका विस्तार कराइए, लेट देयर बी डिबेट। और सोशल मीडिया में आपके विश्वविद्यालय के द्वारा रोज एक मोटो के बारे में आप पोस्ट करिए ना, पूरे भारत में विचार प्रचार हो भारतीयता का। तो ऐसे करा सकते हैं बहुत से, ये मोटो लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नोबडी कैन ओपोज इट। इट इज द बेस्ट वे टू हमारा संस्कार देने के लिए, विचार देने के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। सोचिए फिर 2035 से 2047 तक व्यक्ति निर्माण और व्यवस्था परिवर्तन। हमारा काम व्यक्ति निर्माण। हम जो व्यक्ति निर्माण करेंगे वो व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भारतीय व्यवस्था लाएंगे। समय हो गया इसलिए आगे जाता हूं। और हमें इसके लिए रोल ऑफ एकेडमिशियंस, एकेडमिक लीडर्स, हमारा रोल क्या है? बौद्धिक नेतृत्व, धर्म के आधार पर अर्थ एवं काम की व्यवस्था, नैतिक नेतृत्व, श्रद्धा निर्माण, छात्रों में श्रद्धा निर्माण करे, समाज में श्रद्धा निर्माण करे। अध्यापकों के, अगर हमारे बारे में, अध्यापकों के, आचार्यों के हमारे बारे में, छात्रों में अगर श्रद्धा होनी चाहिए तो उस प्रकार का व्यवहार, आचरण, जीवन हमारा होना चाहिए। तो एक वाक्य आप जानते हैं, अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकरः। अर्चक से प्रभाव से मंदिर में जो शिला है वो शंकर बनता है। विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक हैं वो अर्चक हैं, उनके प्रभाव से विश्वविद्यालय शिव मंदिर बन सकता है। अब हमें रोना बंद करना चाहिए। ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, हमारे पास क्लासरूम्स नहीं, ये नहीं। रोना बंद करना चाहिए। अब पुरुषार्थ दिखाने का समय आ गया। जो है वैसा है, वहां से हम नव निर्माण करेंगे, करते जाना। एक पॉजिटिव वायुमंडल निर्माण करना। भगवान का 3 काम हमें भी करना है। भगवान का 3 काम है, भगवत गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। माने साधूनाम परित्राणनम, साधुओं की रक्षा। साधु यानी सज्जन लोग ऐसा नहीं, वो तो एक अर्थ है। सज्जन, साधु लोग, साधु विचार, साधु यानी गुड, अच्छा। साधु लोग, साधु विचार, साधु व्यवस्था और साधु संस्था। दुष्कृताम, दुष्कृत, बुरा करने वाला, दुष्कृत व्यक्ति, दुष्कृत विचार, दुष्कृत संस्था और दुष्कृत व्यवस्था, उसका नाशन। धर्म का स्थापन। धर्म का स्थापन कहां करना? शिक्षा में धर्म, विज्ञान में धर्म, उद्योग में धर्म, वाणिज्य में धर्म, समाज व्यवस्था में धर्म, प्रशासन में धर्म, न्यायालय में धर्म, राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का स्थापन करना, धर्म के आधार पर भारत का निर्माण करना। अंत में यही मेरा निवेदन है कि देखिए, ज्ञान शक्ति, 3 प्रकार के शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। बहुत लोगों के पास ज्ञान शक्ति है, लेकिन ज्ञान है, क्रिया का बहुत उत्साह नहीं। क्रिया में तो क्रिया कर भी नहीं सकते हैं, कैपेसिटी नहीं। ज्ञान है, क्रिया शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति केवल। बहुत लोगों के पास क्रिया शक्ति है, मेरे जैसे क्रिया शक्ति है, लेकिन ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों के पास ज्ञान शक्ति भी नहीं है, क्रिया शक्ति भी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमें आज यहां जितने भी हम लोग बैठे हैं,
हमारे पास ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति को और थोड़ा बढ़ाकर अगले 10 साल में डीकोलोनाइजेशन का काम पूरा करने का और विकसित भारत निर्माण करने का नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व हम एकेडमिशियंस ले, इस निवेदन के साथ मैं पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री सर। आई नाउ इनवाइट प्रोफेसर भरत भास्कर टू गिव हिज मार्गदर्शन एंड नमस्कार। अभी आदरणीय शास्त्री जी के मार्गदर्शन के बाद भारतीय शिक्षा में क्या परिवर्तन लाना है, इसके लिए बोलने के लिए कुछ नया ऐड करने को बचता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि विकसित भारत की परिकल्पना पर एकेडमिक लीडर्स का क्या रोल होना चाहिए, हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, उसको हम क्रियाशील बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो अपने को समझना होगा कि विकसित भारत नारा आ चुका है, हम बात करते हैं, पर उसके महत्व को हम समझ पाते हैं कि नहीं, कि कितना कार्य करना होगा वहां पहुंचने के लिए। बड़े उद्देश्य जरूरी होते हैं, परंतु बड़े उद्देश्यों को फोल्ड बैक करके ट्रांसलेट करना भी जरूरी होता है कि किस समय पर हम कहां पहुंच रहे हैं। अदरवाइज इसके पहले भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण गोल अपने लिए स्थापित किए हैं। 1947 से हम सुनते आए हैं कि अगले 20 वर्षों में हम विश्व की बड़े विकासशील देशों के समूह में होंगे। अगले 20 साल में हम फिर सुनते रहते हैं। आज अगर हम 27-28 की बात करें तो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, और हो जाएंगे उससे 2047 तक हमको अगर विकसित देश बनना है तो हमारी इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमको 10 गुना अपनी इकोनॉमी में प्रोग्रेस करनी है। इकोनॉमी में प्रोग्रेस का अर्थ है कि कंपनियों में वृद्धि होगी, ऑर्गेनाइजेशंस में वृद्धि होगी। आज हमारे पास जो उनको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग मल्टी पीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो करीब 1,80,000 हैं। अगर 10 गुना नहीं उनका अपना स्केल भी बढ़ता है तो भी उनको कम से कम 5 से 6 गुना बढ़ना होगा। तो 180,000 से कम 1 मिलियन ऐसे शेयर होल्डर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हमको चाहिए होंगे इस इकोनॉमी में। हमारे पास 16 लाख रजिस्टर्ड एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका मतलब है एमएसएमई से छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक। उन 16 लाख को कम से कम 10 गुना नहीं तो 7-8 गुना होना पड़ेगा। तो 16 लाख से 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ पर पहुंचना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है कि इतने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इतने हाथों की जरूरत पड़ेगी जो स्किल ओरिएंटेड भी हो, जो हम बोलते हैं उच्च शिक्षा से भी भरपूर हो, रिसर्च ओरिएंटेड भी हो, जिनसे नए नए आयाम पैदा कर सकें जहां ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर पाएंगे। ऐसे विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में जो है, वो लोग कहते हैं कि पूंजी कहां से आएगी। पूंजी नहीं है। पूंजी आ भी जाएगी तो काम कौन करेगा, कौन उस दिशा में उनको ले जा पाएगा। 1,60,000 संगठनों से जब हम 1.5 करोड़ संगठनों की बात करते हैं, आज हम कहते हैं कि उचित मैन पावर, उचित ह्यूमन रिसोर्स हमको ऑर्गेनाइजेशंस में उपलब्ध नहीं है। और हम कहना चाहते हैं उसकी जगह कि जब हम 10 गुना 8 गुना हो जाएंगे तो इतनी क्षमता वाले लोग कहाँ से आएंगे। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत
युवा देश है, लेकिन उन युवाओं के हाथों में हम ऐसी स्किल पैदा कर रहे हैं क्या? और जब हम उन स्किल की बात करते हैं और स्किल पैदा करने की बात करते हैं, तो स्किल जो रिक्वायर्ड है वो भी चेंज हो जाती हैं। आप पिछले 20 वर्षों में देखेंगे कि जो क्षमताओं के लोग 20 वर्ष पहले जरूरी थे, आज वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप साथ साथ बढ़ती रहती है। तो अगर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिक्षण क्षेत्र का रोल ऑफ एकेडमिक लीडर सबसे महत्वपूर्ण रोल पैदा करेगा। और वहां पर आवश्यकता है हमारे एकेडमिक लीडर्स, न खाली शिक्षण संस्थाओं का मल्टीप्लिकेशन हो, 1100 विश्वविद्यालय हैं जिनकी उनकी जो 4.5 करोड़ के आसपास की अभी क्षमता है, सारे कॉलेजेस वगैरह मिलाकर, वहाँ से हम बढ़कर 7 से 8 गुना बढ़ें। पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वो कौन ऐसे लोग हैं, वो और कौन ऐसे एकेडमिक लीडर हैं, उनके अंदर क्या गुण चाहिए, किस तरह का पैशन चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उस महत्व को देखेंगे तो हमको आज ऐसे एकेडमिक लीडर्स चाहिए, क्योंकि जब आप इनॉर्मिटी ऑफ समस्या देखते हैं, इनॉर्मिटी ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी समस्या का हल मैं अकेला क्या कर सकूंगा। वो विमुक्त से नियुक्त की जो बात आती है कि नियुक्त तो हो जाते हैं, पर हम अपने संस्थान को विमुक्त कर सकते हैं कि नहीं। आवश्यकता होती है वैसी ही कि एक अच्छे एकेडमिक नेतृत्व के लिए आवश्यकता कई गुणों की होती है। सीईओज की बात करते हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, उनके अंदर पैशन हो, एम्पैथी हो, विजन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर शिक्षा के क्षेत्र में जो आने वाले एकेडमिक लीडर हैं, आज भारत के एकेडमिक लीडर हैं, उनको देखना पड़ेगा कि हमारा ऐसे रोल मॉडल देश कौन से हैं जहां पर विकसित हुए हैं इस पिछले 50 वर्षों में। 4 देश जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अलग विकसित इस समय में हुए, उनमें से सबसे पहला था जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 60 और 70s में जिस तरह का नेतृत्व हमें आज प्राप्त हुआ है, वैसा ही नेतृत्व उन देशों में पैशन को जगाने में समर्थ हुआ जिसने जापान को आज जापान बनाया। उसके बाद कोरिया 70s और 80s में, चाइना 90s, 80s और 90s, और अभी भी वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, उसका उदाहरण है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वेस्टर्न मॉडल या कौन सा मॉडल उचित है। उन्होंने देखा, जैसे हम देखते हैं हमारी एक समस्या भारतवर्ष की है कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न मॉडल में क्या सक्सेसफुल है, वही हमारे लिए भी सक्सेसफुल होगा। नजरिया अलग अलग होता है। अगर आप वेस्टर्न लेंस से देखेंगे तो वहाँ के गार्डन की सुंदरता किस तरह नापी जाती है। जब आप कहेंगे तो हॉलैंड के ट्यूलिप गार्डन दिखेंगे, हर चीज लाइन से लगी होगी, सुव्यवस्थित होगी। और आप जापान का एक ब्यूटीफुल गार्डन देखें, और आज लोग जापानीज गार्डन देखते जाते हैं, उसकी व्यवस्था देखिए, इतना रैंडमाइज्ड है कि उसमें एक पैटर्न समझ नहीं आता, लेकिन वो भी अपने आप में उस ट्यूलिप गार्डन से कम खूबसूरत नहीं है। आज हमको आवश्यकता है, जो हम अपनी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, कि उस हम संस्कृति से अपने आप को लेकर अपना सुंदरता का मॉडल बनाएं, अपना विकास का मॉडल बनाएं, जो अपने आप में विश्व उसको कहेगा कि ये भी एक सुंदर मॉडल है। शायद हमारा मॉडल ईस्टर्न मॉडल से मिलता जुलता होगा, वो ट्यूलिप के गार्डन जैसा सुव्यवस्थित मॉडल कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे एकेडमिक लीडर्स को आवश्यकता है कि अपने अपने संस्थानों में जागृति लाएं और एनॉर्मिटी ऑफ प्रॉब्लम से ना घबराएं, एक अपनी लाइफ का पर्पस बनाएं। तो एक अच्छे एकेडमिक लीडर के मैं कहता हूं कि 4 गुणों की आवश्यकता है। उनके अंदर पहली चीज होना चाहिए, वो पर्पस उनका क्या है, दूसरा परफॉर्मेंस, और तीसरा गुण जो उनको चाहिए कि पॉसिबिलिटीज अपनी संस्कृति के अनुसार क्या हो सकती है, ना कि वेस्टर्न संस्कृति की नकल के अनुसार, उन पॉसिबिलिटीज की तलाश करें। और आखिरी गुण मैं बोलूंगा कि वो एथिकल रहें। पर्पस जब मैं कहता हूं तो पर्पस एक सरल शब्द नहीं है, हम उसको इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं, हमारा गोल क्या है। अभी तक जब हम बातें करते हैं कि हमको 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हमको 1900 अगले 3 साल में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम गोल्स की बात कर रहे हैं।
उस गोल को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हमें समग्रता से बात करनी है कि हमारा पर्पस है, और पर्पस और गोल में एक ही अंतर है कि गोल छोटे छोटे होते हैं, पर्पस के हिसाब से पर्पस बड़ा होता है। आपको याद होगा गीता की शुरुआत ही वहीं से होती है, जब अर्जुन अपने समक्ष अपने ही रिश्तेदारों की खड़ी सेना को देखते हैं, भगवान कृष्ण से कहते हैं मुझे रथ को बीच बीच में लाओ, मैं दोनों तरफ देखना चाहता हूं। और उनका जो होता है परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी वो अपना धनुष बाण रख देते हैं, मैं यहां कैसे लड़ूंगा, किसके लिए युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में उनको एक पर्पस दिया, और वो पर्पस क्या था कि अर्जुन तुम इसलिए नहीं लड़ रहे हो कि तुमको राज्य जीतना है, तुम इसलिए लड़ रहे हो कि धर्म की संस्थापना पुनः करनी है। धर्म की संस्थापना राज्य की संस्थापना से बहुत बड़ी है। और जब गीता के द्वारा वो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त होता है तो इस अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो आज आवश्यकता है हमारे शिक्षा क्षेत्र के नेतृत्व प्रदान करने वाले उस पर्पस को लेके चलें कि हमको भारत के खाली 2047 के विकसित गोल को नहीं, शिक्षा की समग्रता को आगे लेते हुए इस देश को हमेशा के लिए नेतृत्व वाला देश बनाना है। पर्पस इस तरह होता है कि गोल प्राप्त करने के बाद आपको एक ठंडक महसूस होती है और आप थक जाते हैं और वहां रुक जाते हैं। पर्पस के लिए कभी आप रुकते नहीं, सतत कार्यक्रम है। एक सरल सा उदाहरण है कि आपको एक गोल दिया जाए और मैं कहूं कि आप अपनी मुट्ठी को लगातार अपने दिल की तरह धड़कन पैदा करें। आप 100 बार कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं, 500 बार कर सकते हैं, उसके बाद थक जाएंगे। अपने हार्ट से पूछिए, क्योंकि उसका पर्पस है, वो आपकी जिंदगी के 170-80 सालों में कम से कम 3 से 4-5 बिलियन बार धड़कता है, और कभी नहीं कहता मैं आज थक गया। इसी तरह एक लीडर को आज मेरा कार्यकाल 3 वर्ष का है, मैं इसमें क्या कर पाऊंगा, दूसरे साल से लोग सोचते हैं अब मेरे समय वाइंड अप करने का आ गया। उस सततता के पर्पस के साथ हमको कार्य करना होगा। दूसरा मैं कहता हूं कि परफॉर्मेंस, हम सबके अंदर क्षमता है डिसीजन लेने की, परंतु हमारी डिसीजन की क्षमता रुकती कहां पर है। हम सही डिसीजन जानते भी हैं, परंतु हमारे दिमाग में बहुत सारे बायस हैं, जिसको मैं कहता हूं इंटरफेरेंस है। हमारे जीवन में इतने इंटरफेरेंस है कि अगर मैं ऐसा डिसीजन लूंगा तो मेरे उस रिश्तेदार का नुकसान हो जाएगा, मेरा वो फेवरेट है, और उन अपने आप अपने पोटेंशियल जो हमारी डिसीजन और हमारे अंदर की क्षमता है उसको हम कम कर देते हैं। तो जो हमारा परफॉर्मेंस होती है, जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल माइनस जितना हमने अपने दिमाग के ऊपर लोड डाल रखा है, वही होती है। समस्याओं को जिस दिन आप जमीनी स्तर पर आकर सोचेंगे, जिस दिन ये आप भूल जाएंगे और या अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि अगर मेरा आज बिजनेस कार्ड ना हो, मैं विजिटिंग कार्ड में वीसी नहीं लिखा हो, तो मैं क्या हूं। ये सवाल का जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने अंतर मन में सोचिएगा। और जब आप ये सोचेंगे तो आपको पता लगेगा और आपके डिसीजन की क्षमता से वो इंटरफेरेंस निकल जाएंगे। तब आप एक साधारण व्यक्ति की तरह हर समस्या को साधारण समझकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा काल्पनिक उदाहरण है, मैं जोक की तरह भी यूज करता हूं, कि एक बार जॉर्ज बुश और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के साथ बाद में थोड़ा सा लाइटर मूड में एक तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप दो विश्व के एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के और एक सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी के नेतृत्व यहां बैठा है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और मेरा सवाल आपसे यह है कि एक पहेली है, आई एम नाइदर ए सन और डॉटर ऑफ माई मदर, हु एम आई। जॉर्ज बुश से सवाल पूछा, उन्होंने सोचा सवाल मुझसे पूछा गया है, बहुत कठिन सवाल होगा, सोचते रहे।
2-3 मिनट निकल गए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बोला अरे वो तो मैं हूं, सन एंड डॉटर ऑफ माय मदर, नाइदर माय ब्रदर नॉर माय सिस्टर, तो और कौन हो सकता है, मैं ही हो सकता हूं। बात खत्म हो गई। लेकिन जॉर्ज बुश को समझ नहीं आई। वो वापस जब अपने देश गए तो उनकी फॉरेन मिनिस्टर होती थी कॉन्डोलीजा राइस, वो स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर थी उसके पहले। तो उनका कॉन्डोलीजा तो स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर है, इतनी स्मार्ट लेडी है, उनको बुलाया, उनसे पूछा वही सवाल। उन्होंने सोचा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने सवाल पूछा है। उन्होंने बोला मैं जरा बात करती हूँ, कॉलिन पॉवेल सबसे स्मार्ट व्यक्ति मुझे लगता है, अपने डिफेंस सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे जवाब लेके आती हूँ। वो कॉलिन पॉवेल के पास गई, उन्होंने वही सवाल उनसे भी पूछा। रिपीट नहीं करूंगा सवाल। पूछने पर कॉलिन पॉवेल का इसमें क्या है, दैट्स मी। कॉन्डोलीजा बोली अच्छा ठीक। दौड़ी दौड़ी प्रेसिडेंट साहब के पास गई, बोली सर जवाब मिल गया। बोली क्या? बोली सर दैट इज कॉलिन पॉवेल। प्रेसिडेंट गॉट वेरी एंग्री। इसलिए क्या बोल रही हैं आप, वो कैसे हो सकते हैं? सही जवाब आपको मैं बताता हूं, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एक सरल सवाल को सरलता से ना सोचकर जब हमने अपने दिमाग में इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया तो ऐसे जवाब आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एकेडमिक लीडरशिप को दूसरी चीजें समझने की जरूरत है कि दुनिया में कोई समस्या कॉम्प्लेक्स नहीं होती और ना आपके पद के अनुसार होती है। हर समस्या सिर्फ एक समस्या होती है, सरल रूप से सोचने की आवश्यकता होती है। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि सबसे उतनी ही ज्यादा आवश्यकता हमको है जब हम नियुक्ति करते हैं। और कल किसी ने ये सवाल ही पूछा था वहां अपने यूजीसी चेयरमैन के सेशन सत्र के समय, जब उन्होंने कहा था कि नियुक्तियों में कोई कॉमन कमीशन होना चाहिए, वहां से होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे बड़ी चीज होती है किन व्यक्तियों को आप अपने पास लाकर नियुक्त कर रहे हो। ये हम सब मानते हैं। इसका एक ऑगलवी एंड मैथर एडवर्टाइजिंग फर्म है। डेविड ऑगलवी बड़े अच्छे कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट माने जाते थे, क्रिएटिव हेड माने जाते थे। उनका ऑफिस बड़ा सिंपल था। उनके ऑफिस में एक ही सजावट की चीज रखी थी, उसको कहते हैं रशियन नेस्टेड डॉल्स, और अच्छा कलेक्शन था। तो कोई सीईओ उनके मित्र गए, आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, उन्होंने बोला अगली साहब इतना क्रिएटिविटी आप करते हैं, आपके ऑफिस में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखती, खाली ये रशियन नेस्टेड डॉल दिखती हैं, और आप इसका क्या कारण है? बोला आपको सोचने की जरूरत है। बोला बताइए। रशियन नेस्टेड डॉल की दो खासियत होती हैं। एक होती है कि वो हमेशा अलग दिखती है एक दूसरे से, और दूसरी खासियत होती है कि नेस्टेड डॉल है तो आप ऊपरी परत खोलेंगे तो उससे उस छोटी डॉल निकलेगी, और उसको खोलेंगे तो उससे छोटी डॉल निकलेगी, और आगे खोलेंगे तो उससे छोटी डॉल निकलेगी। अपने आप में नेस्टेड होती हैं वो। तो इनका पहला तो आप देख रहे हैं, मैंने इनमें से कोई भी डॉल है वो आइडेंटिकल नहीं है। ये मुझे रिमाइंड करने को है, और मैं अपने आप को इन डॉल्स को देखकर रोज याद दिलाता हूं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग लाऊंगा वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और हमारी टेंडेंसी क्या होती है? नेचुरल टेंडेंसी होती है, हमको वही पसंद आता है जो मेरे जैसा है। हम अपने स्टूडेंट को हायर करना चाहते हैं, हम अपने कॉमन रिसर्चर को हायर करना चाहते हैं। इस क्रिएटिव फील्ड, और एजुकेशन एक क्रिएटिव फील्ड है जहां अगर आपको करना है तो जितने ही विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, उतने ही नए नए आइडियाज का सम्मिश्रण होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अब आप मेरी डॉल्स को खोलते जाइए। उन्होंने खोलना शुरू किया। जब आखिरी सबसे छोटी डॉल निकली तो उसको खोलने के बाद उसके अंदर एक पेपर निकला,
उसमें लिखा, सिंपली छोटा सा वाक्य लिखा था, इन ऑर्डर टू ग्रो जायंट यू हैव टू हायर पीपल टॉलर देन यू। आप हम करते क्या है, हमेशा अपने से कमजोर आदमी को हायर करना चाहते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है लीडरशिप पोजीशन पे, मुझसे अच्छा आ जाएगा, मेरी पोजीशन को खतरा हो जाएगा। आप उस जगह पहुंच चुके हैं, आपका काम है अब उस संस्थान में ऐसे लोगों को लाना जो आपसे कहीं अधिक ऊंचाई रखते हैं। और ये कहना सरल है, करना उतना ही कठिन होता है। जब आप जाएंगे और आपके सामने आपसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्वालिफाइड से मेरा मतलब ये नहीं कि डिग्री में क्वालिफाइड पोटेंशियल उसका अंदर ज्यादा दिखेगा, तो आप भी थोड़ा घबराएंगे, इसके आने से मुझे ही खतरा पैदा हो सकता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर जिस दिन आपने ये ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, एक संस्थान के डायरेक्टर यहाँ पर थे या कई संस्थान ऐसे हुए हैं, और मैं अपने संस्थान IIM अहमदाबाद की बात कर सकता हूँ कि हमारे पहले डायरेक्टर साहब PhD भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसे लोगों को लाकर इकट्ठा किया जो सब अपने आप में उनसे बड़े और जायंट थे। वो कहते थे मेरा रोल तो, और बहुत सारे उनमें से उनको बोल देते थे, बता देते थे कि आप के ना रिसर्च पेपर हैं, आप तो कारपोरेट से आए, आपको शिक्षा की जानकारी नहीं है। और वो मुस्कुराकर क्या कहते थे, तुम मेरा गार्डन हो, मैंने तुमको सबको इकट्ठा किया है। तो लीडरशिप रोल में आपको प्राइड ये लेना है कि मैं कितना बड़ा गुलदस्ता सजा रहा हूं, मैं क्या हूं उसमें सबसे बड़ा फूल बनना आपका काम नहीं है। और बस आखिरी बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा गुण, इन सबसे भी बड़ा गुण है लीडरशिप का, और वो सबके लिए उतना ही जरूरी है कि आप सुनते कितनी हैं। एक बार लॉर्ड बुद्धा प्रयाण करने वाले थे, और उस समय बहुत सारी लोग उनके आकर मिल रहे थे। तो उनका एक भक्त आया, और भक्त ने आकर ये पूछा कि मुझे एक ऐसी एडवाइस दे दीजिए कि जिससे मेरे सारे रिश्ते सबके साथ अच्छे रहें, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें, मेरी बातों को लोग सही रूप में समझें, मैं कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखूं। लॉर्ड बुद्धा ने कहा बहुत सरल है, बस 2 चीजों पर ध्यान देना। एक, लिसन मोस्ट अटेंटिवली टू अदर्स व्हेन दे आर टॉकिंग। जब दूसरे बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान लगाकर उस बात को सुनना। और दूसरी बात है कि लिसन इवन मोर अटेंटिवली व्हेन यू योरसेल्फ आर टॉकिंग। जब खुद बात कर रहे हो तो उससे ज्यादा ध्यान से अपनी बात को सुनो, क्योंकि हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि हम दूसरे से क्या कह रहे हैं, हम दूसरे की बातों के ऊपर अपनी बातों को हावी करना चाहते हैं। जिस दिन लीडरशिप में गुण आ जाता है तो आधी समस्याएं एकेडमिक से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव अपने आप चली जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir, for the inspiring speech and address. I'd like to make a concluding remark. I think just to reiterate, Professor Shastri discussed many aspects of starting from the meaning of Bharat, क्या करना है, कैसे करना है, और कौन करेगा, to the Indian knowledge system and its revival and dissemination. भारतीय ज्ञान परंपरा को आइसोलेशन में ही नहीं बल्कि अक्रॉस डिसिप्लिन इंटीग्रेट करना का महत्व बहुत ज़रूरी है, और एक भारत भाषा का इकोसिस्टम और उसके लिए एक क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है. Making Indian languages aspirational and creating linguistic pride and diversity was extremely important, and we aspire to do that, sir. But before that, I think before 2047, the idea of a vision 25 to 35 was truly remarkable, and the decolonization and Bharatiya Karan plan must be made in every university in the country, sir. So thank you so much for these words and inspiring session.
प्रोफेसर भास्कर ने जो कहा कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स 10 गुना ज़्यादा करने पड़ेंगे और स्किल ओरिएंटेशन और रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अनलर्न, रीलर्न एंड अपस्किलिंग की हमें बहुत ज़रूरत है और वेस्टर्न वर्ल्ड को एम्यूलेट ना करके हमें एक अपना भारतीय मॉडल जो कि बाकी लोग एम्यूलेट करें वो बनाना चाहिए। इसी शब्दों से मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा एंड सर ज़रूर पॉजिटिव ऑफ टाइम के कारण मैं इसको छोटा रखूँगा बट वी हैव कंपेयर्ड आर फीस टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड वी बिलीव दैट आर फीस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कंपेयर टू अदर्स इन आर रीजन सो yes हाँ जी we'll take this offline sir because of paucity of time we'd love to I'd love to share my views on this but thank you so much आप लोगों की पेशेंस और स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच निश्चित रूप से विषय प्रवर्तन के बाद इस सत्र के बाद हम में से कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं होंगी। माननीय वक्तावर्ण और सेक्शन के ऑनरेबल मॉडरेटर हम सबके बीच में दिन भर साथ में रहने वाले हैं, जिज्ञासा का समाधान हम कर सकते हैं। आज के इस सत्र के लिए मैं माननीय चमकृष्ण शास्त्री जी, माननीय प्रोफेसर भारत भास्कर जी, आदरणीय डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जी और इस सदन में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। डॉक्टर सुभाष जी आमंत्रित हैं। आप सबसे एक महत्वपूर्ण निवेदन है। डेलीगेट फॉर्म आपकी किट में दिया गया था। आप सबसे निवेदन है कि अपना डेलीगेट फॉर्म अविलंब जमा कर दें क्योंकि प्रमाण पत्र बनने में असुविधा होगी। विनम्र अनुरोध है कि अधिकांश अभी काफी लोगों ने नहीं जमा किया है, कृपया इसी टी ब्रेक के दौरान हमारे वॉलंटियर्स को दे दें। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है वो ये कि आगामी सत्र 4 भागों में बांटा गया है। माननीय कुलपतिगण एवं डायरेक्टर्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो और विद्या भारती उच्च शिक्षा प्रबंध कारिणी के सदस्य, आप सब इसी सभागार के ठीक सामने कॉन्फ्रेंस हॉल में सादर आमंत्रित हैं अगले सत्र के लिए जो 11:45 से 1 बजे तक चलेगा। दूसरा जो समूह है वह उत्तराखंड गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स का है जो रूम नंबर 113 में ठीक प्रथम तल पर प्रोफेसर भरत भास्कर जी जिसकी अध्यक्षता करेंगे। तीसरा समूह 114 रूम नंबर प्रथम तल पर ही है जिसमें ऑल अदर प्रिंसिपल्स यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अलावा जो प्राचार्य गण हैं वे और पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश प्रांत के जो भी प्रतिनिधि आए हैं वे सभी लोग कक्ष संख्या 114 में आएंगे जहां प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जी जिसकी अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ